हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमें ऐसा लगता है कि हमारा अर्थ गोल है, बल्कि वो ऊपर से चपटा है और साइड से फैला हुआ। अब अर्थ कैसा दिखता है, इसके लिए एस्ट्रोनॉट बनेंगे? नहीं। इसका बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक ग्लोब ले लीजिए। ग्लोब क्या होता है? अर्थ जैसा ही दिखने वाला एक मॉडल होता है जो बिल्कुल वैसे ही रोटेट किया जा सकता है जैसे कि आपका अर्थ रोटेट कर रहा है। ग्लोब पर आप वे सभी चीज़ें देख सकते हैं जो कि एक्चुअली पृथ्वी पर दिखती है। अब जो ग्लोब होता है, आप देख सकते हैं वहाँ से एक धुरी पास होती है जिसको हम एक्सिस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पास होती है। परंतु ऐसी कोई धुरी रियल में अर्थ में नहीं दिखती है, ये इमेजिनरी है सिर्फ। अब ग्लोब को आप वेस्ट से ईस्ट की दिशा में रोटेट कर सकते हैं और आपकी पृथ्वी भी कुछ इसी प्रकार रोटेट होती है। एक और इमेजिनरी लाइन है जिसे आप इक्वेटर या 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। इन्हें आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। अब इस प्रकार से हम किसी भी जगह को उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं। जिस प्रकार भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। परंतु अगर आप अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें तो सोचने वाली बात यह है, दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे बताएंगे आपकी कौन सा है? इसके लिए हमें और भी लाइंस बनानी पड़ती हैं, और इस तरीके से आप जब आगे उत्तर में और दक्षिण में लाइंस बनाते हैं तो इनको आप बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांशीय समानांतर। इन्हें अक्षांश कहते हैं। जो ऊपर की तरफ होती हैं उत्तर में, उनको उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में होती हैं तो दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है इनको। अब ये जो आपके अक्षांश हैं, इनको डिग्री में मापा जाता है। 0 डिग्री आपका इक्वेटर पर होता है और बढ़ते 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 पोल तक आते आते वो 90 डिग्री हो जाता है अक्षांश, और 90 डिग्री अक्षांश को आप नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ को आप दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से जानते हैं। आपके जो नॉर्थ में हैं उनको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दक्षिण में हैं उनको साउथ से S से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ गोलार्ध के। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जा रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार यानी कि इनके जो सर्कल्स हैं ये छोटे होते जा रहे हैं उत्तर में और दक्षिण में। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? एक इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, मकर रेखा। फिर आता है आपका आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री पर, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ पर। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होते हैं? हमारा जो सूर्य है ये बहुत तेज प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है, परंतु हमारा पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा हमको नहीं मिलती। अब हमारा जो सूर्य है, या तो उसकी सीधी किरणें प्राप्त होती हैं या तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर हीट जोन है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया में देखेंगे तो सूर्य निकलता है, आपके सर के ऊपर 12 बजे आता है और फिर अस्त हो जाता है, यानी कि आपको सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में। लेकिन अगर हम इनसे ऊपर वाले वृत्तों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूर्य उगता है और अस्त होता है परंतु सिर के ऊपर एकदम नहीं आता, जिसके कारण यहाँ का तापमान थोड़ा सा ठंडा रहता है, बल्कि ज़्यादा ठंडा रहता है। अब अगर हम बात करें आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर के एरिया की, तो यहाँ पर तो सूर्य दिखता ही नहीं, और दिखेगा भी तो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, जिसके कारण यहाँ अमूमन वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और हमारी जो सूर्य की ऊष्मा है ये निर्धारित करती है कि आपका कौन से एरिया में कौन सा हीट जोन होगा। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जोन है, यहाँ पर सीधी किरणें आपको प्राप्त होती हैं, इनको कहते हैं आप लंबवत किरणें आपको प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और अगर आप आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं, तो इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है, शीतोष्ण। और अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया की बात करेंगे तो इसको शीत जोन कहा जाता है या फिर फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो इसीलिए इसको फ्रिजिड कहा जाता है। तो एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय, एक होता है आपका शीतोष्ण, और एक होता है आपका शीत। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब देशांतर होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? अगर आप देखेंगे, आपके प्रशांत महासागर में एक टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, और वहीं आपका
इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस है। ये दोनों ही आपको 20 डिग्री अक्षांश पे मिलेंगी। अब दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे तो हैं, तो इक्वेटर से हमने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा जो है कौन से अक्षांश पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, परंतु अभी भी हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे। तो उसके लिए हमें देशांतर बनानी पड़ती है, हमें एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी और इसी रेफरेंस लाइन से बनने वाली चीज़ों को हम देशांतर कहते हैं, या इंग्लिश में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब ये जो देशांतर होते हैं ये दरअसल होते हैं सेमी सर्कल, ये अर्धवृत्त होते हैं, ये पूरे कंप्लीट सर्कल्स नहीं होते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर आप इक्वेटर पे देखेंगे तो ये बड़े होते हैं और जैसे जैसे पोल्स तक आते हैं ये सारे के सारे आपस में आके जुड़ जाते हैं। आपने देखा था कि अक्षांश ऊपर जाते जाते छोटे हो जाते हैं, परंतु देशांतर ऐसा नहीं होता, देशांतर बराबर के ही रहते हैं। अब बात आती है कि इनमें से मेन देशांतर किसे माना जाए, तो उसके लिए हमने ग्रेनिच नाम की एक जगह सेट किया। अब यहाँ से हमारी एक मेन रेफरेंस लाइन पास होती है ग्रेनिच से। अब यहाँ अब आप देखेंगे तो इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, जो 0 डिग्री कहा जाता है। इसके अगर आप ईस्ट में देखोगे तो इनको ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और 1 2 3 4 ऐसे करते 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 ये पूरा 180 डिग्री ईस्ट हो जाता है। इसी प्रकार आप इधर देखोगे तो वेस्ट में भी 1 2 3 4 करते 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 ये फिर पीछे जाके पूरा का पूरा 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है। तो कायदे में अगर देखा जाए तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट कोइंसाइड करती हैं, तो ये कॉमन एक ही लाइन बन जाती है आपकी 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट वाली। जो 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन है वही जाकर पीछे बन जाती है आपकी 180 डिग्री, जो इसको 2 भाग में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में इसको बांट देती है। अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे तो आपको ई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे तो आपको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अक्षांश और देशांतर जो एक डिब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इसको कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? ग्रिड। और ये जो आपके अक्षांश और देशांतर हैं, अब इन्हीं के माध्यम से बहुत आसानी से आप किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। अब आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम ऐसा मानते हैं कि अगर सूर्य दिख रहा है तो मॉर्निंग का टाइम है, मतलब उत्तर से अगर निकल रहा है तो फिर आपका मॉर्निंग है, और अगर सूर्य आपके एकदम सिर के ऊपर है तो आप कह देते हैं कि तो दोपहर का टाइम है, और अगर आपका सूर्य पश्चिम में चला जाता है तो आप बोलते हैं तो शाम का टाइम हो रहा है। परंतु ये सब तो एक लोकल टाइम होते हैं। आपकी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, अर्थात ईस्टर्न कंट्रीज को सूर्य का प्रकाश पहले दिख जाता है और पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को सूर्य का प्रकाश बाद में दिखता है। तो अगर हम बात करें हमारे प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री की, तो आप ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा और वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटता चला जाएगा। परंतु ये सब कैसे मेजर किया जाए? तो पृथ्वी 24 घंटे में जो है पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, तो 360 पूरा घूमने में उसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटा लगता है और 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगते हैं। तो अगर 12 बज रहा है ग्रेनिच में 0 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पर 12 बज के 4 मिनट हो रहा होगा। 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का इजाफा हो जाता है, और 1 डिग्री वेस्ट पे 4 मिनट कम, यानी कि 11 बज के 56 मिनट हो रहा होगा। 15 डिग्री ईस्ट की बात करेंगे तो अगर ग्रेनिच में 12 बज रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट के देश में 1 बज रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम आपको बात बताएं कि अगर ग्रेनिच पे 12 बज रहा है और उसके बाद आप अगर जाएंगे 15 डिग्री वेस्ट में, तो वहाँ 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी कि 11 बज रहा होगा वहाँ पर। अगर आप ऐसे ही देखें 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर पूरे 12 घंटे का डिफरेंस आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके ग्रेनिच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो जायज़ सी बात है 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे, तो पूरे के पूरे 12 घंटे का डिफरेंस होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री लाइन में। वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम? हम लोकल टाइम से भी खुश रह सकते थे, बट फिर भी क्यों? हम ऐसे भी तो कह सकते कि अच्छा सूरज उग रहा है, सेटल हो रहा है, बट हमें स्टैंडर्ड टाइम ही क्यों चाहिए? अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, उसका बेसिक सिंपल सा एग्जांपल है इंडिया का मैप। अब ये है आपका गुजरात का द्वारका और ये है आपका डोंग जिला अरुणाचल प्रदेश का। ये इनके अक्षांश और देशांतर लिखे हुए हैं, देशांतर। इनके बीच आप देखेंगे तो 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। अभी बताया गया था कि मात्र 15 डिग्री के डिफरेंस पर पूरा 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, अर्थात 2 घंटे का डिफरेंस है। अब अगर आप 2 घंटे के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो अगर आप ये एग्जाम्पल लीजिए कि गुजरात में 2 बज रहा होगा तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहा होगा। इसका मतलब आपकी जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं वो ट्रेन का टाइम किसके अनुसार सेट करेंगी? इसी प्रॉब्लम को हम देखते हुए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि नैनी, प्रयागराज या मिर्ज़ापुर से पास होती है। और ये जो आपका भारतीय मानक लाइन है, रेखा है, इसी के अनुसार हमने अपना
सारे के सारे ट्रेन्स को सेट किया है। अब हम 2 बजे 4 बजे के अकॉर्डिंग नहीं चलते, बल्कि 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो यहाँ से हमको ये बेनिफिट मिलता है कि अब आप एक चीज़ और देखिए, भारत की जो लाइन है IST, वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपके GMT से 5.5 डिग्री आगे रहती है। अब आपका जो अर्थ है, इस पे काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रूस हो गया, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया। इन सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे अक्षांश और देशांतर पास होते हैं, तो एक से इनका काम नहीं बनता, जिसकी वजह से इनको एक से ज़्यादा लाइन यानी कि टाइम जोन्स बनाने पड़ते हैं। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।